हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ख्रुश्चेव की फॉरेन पॉलिसी की, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले ख्रुश्चेव के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसकी फॉरेन पॉलिसी के हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इसके इवैल्यूएशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इनको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिचय। अब यहाँ पे हम निकिता ख्रुश्चेव के बारे में जानेंगे। निकिता ख्रुश्चेव जो थे वो सोवियत संघ के साम्यवादी दल तथा क्रांति आंदोलन के कार्यकर्ता, सोवियत संघ के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के पहले सचिव तथा सोवियत संघ के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे। इसी के साथ इनका जन्म 17 जनवरी 1894 को कुसर्की प्रांत के कालिनोवेक स्थान में एक मजदूर परिवार में हुआ था। 1918 ईस्वी में ये साम्यवादी दल में शामिल हो गए थे। तब से 1920 तक ये गृह युद्ध में दक्षिणी मोर्चे पर इन्होंने सक्रिय भाग लिया। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए। अब यदि हम कार्यों की बात करें तो उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1929 में मस्कर की औद्योगिक विज्ञान परिषद में शिक्षा ली। जिसके बाद जब इन्होंने शिक्षा ले ली तो 1929 में ही दलीय समिति के सचिव चुने गए हैं। उसके बाद दूसरा कार्य इन्होंने जो किया वो 1935 से 38 तक मॉस्को क्षेत्र तथा नगर दल समिति के ये पहले सचिव बनाए गए। अब यदि हम इनके तीसरे कार्य की बात करें तो 1947 से 49 में सोवियत यूक्रेन की मंत्री परिषद के अध्यक्ष हुए। इसी के साथ दिसंबर में दोबारा ये यूक्रेन की साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के प्रधान सचिव भी रहे। इसके अलावा 1949 से 1952 तक साम्यवादी दल की केंद्रीय तथा मॉस्को क्षेत्रीय समिति के सचिव चुने गए। इसके बाद इनका जो चौथा कार्य था वो 1952 में सोवियत संघ के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के सचिव सदस्य बने। तो इस प्रकार जब ये 1929 में सक्रिय हुए राजनीति में तो ये बहुत सारे पद पर रहे। जिसके बाद 1952 में ये सोवियत संघ के केंद्रीय समिति के सचिव सदस्य चुने गए। तो जिस प्रकार हम लोगों ने सबसे पहले निकिता ख्रुश्चेव की बात की, उसी प्रकार से अब हम इनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उन्होंने यानी कि ख्रुश्चेव ने फॉरेन पॉलिसी बनाई किस प्रकार से। ठीक है, तो जब 1952 में निकिता ख्रुश्चेव को केंद्रीय समिति का सचिव चुना जाता है, उसके बाद क्या होता है कि 5 मार्च 1953 को स्टालिन जो कि सोवियत संघ के प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे उनकी मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद जॉर्ज मालेनकोव प्रधानमंत्री बनता है। ये कुछ टाइम तक तो रहता है सत्ता में। उसके बाद 8 फरवरी 1955 को मालेनकोव ने त्यागपत्र दे दिया, तो ये अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। इसके बाद क्या होता है, ख्रुश्चेव को दल का सचिव तथा बुल्गानिन, ठीक है, अब ये नया आ गया कि बुल्गानिन जो थे उन्हें बनाया जाता है मालक्रोन के स्थान पर प्रधानमंत्री। ख्रुश्चेव तो पहले से ही केंद्रीय समिति के सचिव थे, तो प्रधानमंत्री का पद खाली होता है तो प्रधानमंत्री के पद पे क्या करते हैं, पहले मालेनकोव को बिठाते हैं। स्टालिन की मृत्यु के बाद जब मालेनकोव क्या करता है कि त्यागपत्र दे देता है अपने पद से, तो बुल्गानिन बैठते हैं उनके पद पर, यानी कि प्रधानमंत्री बनते हैं बुल्गानिन। अब तक बुल्गानिन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वो दल के नेता और साथ ही ख्रुश्चेव के दूसरे राष्ट्रों की यात्रा किया करते थे। इन दोनों की विदेश नीति जो थी, ख्रुश्चेव ने और बुल्गानिन ने मिलकर विदेश नीति बनाई थी, जिसका नाम था बुल्गानिन ख्रुश्चेव कूटनीतिज्ञता। ये इस नाम से फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई। मोलोतोव विदेशी मामलों का अध्यक्ष बना रहा। ख्रुश्चेव ने जल्दी ही अभी तक चली आई ये जो सामूहिक नेतृत्व था, मतलब बुल्गानिन और ख्रुश्चेव ने मिलकर जो फॉरेन पॉलिसी बनाई थी उसे त्याग दिया। तो 1958 में वे स्वयं प्रधानमंत्री और दल का सचिव बन बैठा। तो जब वो 1958 में स्वयं प्रधानमंत्री और दल का सचिव बना सोवियत संघ के, तो इस प्रकार सोवियत संघ में दोबारा से 2 पदों को एक ही व्यक्ति ने संभाला। मार्च 1958 में बुल्गानिन के पतन के बाद ख्रुश्चेव विदेश नीति का वास्तविक प्रमुख बन बैठा, जबकि आंद्रे ग्रेमिको विदेश कार्यालय का अध्यक्ष था। स्टालिन की मृत्यु के बाद किसी को भी ये नहीं मालूम था कि आंतरिक और विदेशी राजनीति में निकिता ख्रुश्चेव सबसे शक्तिशाली होकर सामने आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अलावा लगभग सभी आंतरिक विषयों की उसे जानकारी थी।
लेकिन अपने अदम्य साहस, आत्मविश्वास और बौद्धिकता से वो विदेश नीति को एक नया रूप देने में सफल हुआ। इस प्रकार ख्रुश्चेव ने क्या किया कि विदेश नीति का खुद ही प्रमुख मुखिया बन गया। तो जब इसने विदेश नीति बनाई तो इसकी विदेश नीति जो थी उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि सोवियत संघ का प्राथमिक दायित्व विश्व के साम्यवादी राष्ट्रों के अस्तित्व को यथासंभव बनाए रखना। ये उसका मकसद था उसकी विदेश नीति का। ख्रुश्चेव की पूर्वी यूरोप में नीति अपने उपग्रह राष्ट्रों पर सोवियत संघ की प्रभुता को बनाए रखने की थी। यूरोप की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकदम स्थिर हो गई थी, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था और निकट भविष्य में राष्ट्रों की सीमाओं में परिवर्तन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। तो क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में सोवियत संघ क्या करता है, अपने पूर्वी यूरोप के राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए क्या करता है, हर उपाय करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, ख्रुश्चेव अच्छी तरह समझता था कि उसे उस समय दूसरे राष्ट्रों जैसे कि फिनलैंड तथा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके राज्य विस्तार नहीं करना चाहिए। यूरोप के अलावा अन्य महाद्वीप में तटस्थ राष्ट्रों के प्रति सोवियत नीति में पुनरीक्षण की आवश्यकता थी। इसी के साथ निकिता ख्रुश्चेव पश्चिम के विरुद्ध तटस्थ राष्ट्रों का एक समूह बनाना चाहता था। ख्रुश्चेव उन राष्ट्रवादी बुर्जुआ सरकारों के साथ गहरी राजनीतिक मैत्री स्थापित करना चाहता था जिनका दृष्टिकोण पश्चिम के विरुद्ध हो। राजनीतिक मित्रता के साथ साथ वे इन राष्ट्रों को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देने को भी तैयार था, जिससे ये निश्चय हो जाए, ये पक्का हो जाए कि वे राष्ट्र साम्यवादी नियंत्रण वाले राष्ट्र कहे जा सकते हैं। इसी के साथ स्टालिन की नीति के कारण जो यूगोस्लाविया के साथ खुला संघर्ष तथा चीन के साथ उत्पन्न हुआ था वह उन्हें समाप्त करना चाहता था। उसने क्या किया, निकिता ख्रुश्चेव ने क्या किया, उसने स्टालिन की जो नीति थी उसकी आलोचना की, क्योंकि स्टालिन की नीति के कारण यूगोस्लाविया और चीन के साथ सोवियत संघ के संबंध बेकार हो गए थे। निकिता ख्रुश्चेव चाहता था कि जो स्टालिन की नीति के कारण यूगोस्लाविया के साथ खुला संघर्ष तथा चीन के साथ उत्पन्न हुआ है वो उन्हें समाप्त करना चाहता था, उन्हें खत्म करना चाहता था उस झगड़े को। इन राष्ट्रों के साथ वो अपने संबंधों को ठीक करने के लिए सोवियत संघ अपने नेतृत्व को त्यागे बगैर अन्य रियायतें देने को तैयार भी था। सभी नीतियों में ख्रुश्चेव ने साम्यवादी सिद्धांतों के अंतर्गत काम किया, लेकिन वे ठोस रूप में स्टालिनवाद से हटकर थे। ख्रुश्चेव ने यह अनुभव किया सोवियत राज्य को बनाए रखना उसकी प्राप्ति से कहीं ज़्यादा कठिन है। इसीलिए उसने क्या किया, उसने विदेश नीति बनाई, जिसमें उसकी जो पहली विदेश नीति थी वो थी पूंजीवाद के साथ शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि उनसे ये प्रश्न किया जाता है कि सोवियत संघ की विदेश और आंतरिक नीति का उद्देश्य क्या है। तो ख्रुश्चेव क्या करते हैं, वो तुरंत जवाब देते हैं कि विश्व में स्थिर या फिर स्थायी शांति स्थापित करना, सामान्य पूर्ण निरस्त्रीकरण की उपलब्धि करना, सामाजिक जीवन से सदैव के लिए यानी कि हमेशा के लिए युद्ध को हटाना तथा सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादग्रस्त समस्याओं को केवल शांतिपूर्ण तरीकों से हल करना इस विदेश नीति का मकसद है। और ख्रुश्चेव कहते हैं कि अनेक राजनीतिज्ञों एवं लेखकों का प्रयास रहा है कि जनता इस बात पर विश्वास करे कि कुछ राष्ट्रों के बीच युद्ध का होना अनिवार्य है। ऐसे लोग समाज को बहुत हानि पहुंचाते हैं। हम पूंजीवादी राष्ट्रों एवं समाजवादी राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा की इच्छा रखते हैं। इसी के साथ ख्रुश्चेव की मान्यता थी कि मानव जाति का हित अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण के समझौतों तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को कार्यान्वित करके ही संभव हो सकता था। इस मार्ग द्वारा सोवियत संघ एवं पूंजीवादी राष्ट्रों के बीच के युद्धों और संघर्षों को समाप्त किया जा सकता था। वहीं ख्रुश्चेव की जो दूसरी फॉरेन पॉलिसी रही वो थी कूटनीतिपूर्ण यात्राएं। कूटनीतिपूर्ण यात्राओं के अंतर्गत था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करने के कारण ख्रुश्चेव युग में सोवियत लौह आवरण की जो नीति थी उसमें पर्याप्त शिथिलता आई और कूटनीतिपूर्ण यात्राओं का महत्व जो था वो बढ़ गया।
तो इस समय क्या हुआ कि जो सोवियत संघ के विभिन्न सांस्कृतिक और संसदीय शिष्टमंडल थे वो विदेशों में जाने लगे, वो यात्रा करने लगे विदेशों की, और ऐसे ही शिष्टमंडल विदेशों से साम्यवादी देशों में आने लगे, उन्हें आमंत्रित किया जाने लगा। जबकि स्टालिन जो था वो बाहरी देशों के साथ संपर्क स्थापित करने के खिलाफ था और वो केवल तेहरान सम्मेलन में ही देश से बाहर गया था। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत रूस के उच्च कोटि के नेता जैसे कि ख्रुश्चेव, बुलगारिन, ये दूसरे देशों की सद्भावना और मित्रता प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों की यात्राएं करने लगे और उन देशों के नेताओं को अपने देश में आमंत्रित करने लगे। इन कार्यवाहियों से निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय तनाव में तो कोई कमी नहीं आई, लेकिन क्या होगा, इन कार्यों से दोनों विरोधी पक्षों के बीच जो तनाव था वो उतना नहीं रहा जितना स्टालिन के समय में था। तो वहीं जो ख्रुश्चेव की तीसरी फॉरेन पॉलिसी थी यानी कि विदेश नीति थी, तो वो थी शिखर सम्मेलन, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि मई 1960 को पर्याप्त विचार विमर्श के बाद प्रस्तावित शिखर सम्मेलन होना निश्चित हुआ। 5 मई 1960 को सोवियत प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि अमेरिकी विमान U-2 को सोवियत रूसी क्षेत्र में जासूसी करने के कारण नीचे गिराया गया था। तो जब ये नीचे गिरा दिया गया तो 16 मई 1960 को शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ। जैसे ही सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हुई, सोवियत संघ U-2 विमान घटना के लिए अमेरिका की आलोचना की और ये मांग की उसने, सोवियत संघ ने, कि अमेरिका उस घटना के लिए क्षमा याचना करे, क्षमा मांगे, ठीक है। इसी के साथ साथ वास्तविक अपराधियों को दंडित करे कि जिसने भी ये U-2 भेजा है सोवियत संघ की जासूसी के लिए, उसको दंडित भी करे, दंड दे, तथा भविष्य में ऐसा काम ना करने का वचन दे, अन्यथा सोवियत संघ सम्मेलन का बहिष्कार कर देगा, यानी कि सोवियत संघ सम्मेलन में शामिल नहीं होगा अगर ऐसा नहीं किया अमेरिका ने। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, वो आश्वासन दे देते हैं, वो कह देते हैं कि अमेरिकी जासूसी विमान भविष्य में अपनी उड़ान स्थगित कर देंगे, और इस आश्वासन के बाद भी क्या होता है कि सोवियत संघ सम्मेलन में सम्मिलित होने को तैयार ही नहीं हुआ, वो शामिल ही नहीं हुआ, और ये जो सम्मेलन था वो स्थगित कर दिया गया। अब यदि हम ख्रुश्चेव की विदेश नीति के चौथे पॉइंट की बात करें, जो कि था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो नवंबर 1960 में साम्यवादी एवं मजदूर दलों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन पर सोवियत रूस के मार्ग का अनुसरण करने के लिए दबाव डालना था। इसकी असफलता पर ख्रुश्चेव ने जनवरी 1961 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने सोवियत रूस की उपलब्धियों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया और अपने उद्देश्य और सामरिक दृष्टि की चर्चा भी की, उसकी बात भी बताई। रिपोर्ट में सोवियत सेना की क्षमता एवं विश्व में उसके बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट रूप से बताया गया। इस प्रकार से ख्रुश्चेव की जो विदेश नीति थी ना, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। इसके अलावा ख्रुश्चेव की विदेश नीति में बर्लिन समस्या भी थी, क्यूबा संकट भी था, और भी बहुत सारे आंशिक परमाणु संधि भी थी। यदि हम ख्रुश्चेव की विदेश नीति के मूल्यांकन को देखें तो हम लोग देखेंगे कि ख्रुश्चेव के सत्ता ग्रहण करने के बाद सोवियत रूस की विदेश नीति में हमें कुछ परिवर्तन मिलते हैं। उसने सोवियत संघ को एक सुपर शक्ति की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया तथा पहले की 2 शिविरों वाली नीति में परिवर्तन किया। उसकी सह अस्तित्व की नीति से न केवल शीत युद्ध में शिथिलता आई, बल्कि विश्व में सोवियत संघ की छवि विश्व शक्ति के रूप में उभरी। ख्रुश्चेव ने तीसरे विश्व के राष्ट्रों के लिए आर्थिक एवं सैनिक सहायता का द्वार खोल दिया। इसी के साथ ख्रुश्चेव के काल में सोवियत रूस किसी भी राष्ट्र के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं आया। यद्यपि अवसर पड़ने पर सोवियत संघ ने सेना के प्रयोग से धमकी दी। वह अणु युग के अलिखित कानून से पूरी तरह परिचित था कि 2 बड़ी शक्तियों के बीच यथासंभव युद्ध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति निश्चय ही विश्व शांति की दिशा में एक नया कीर्तिमान था। सोवियत रूस की विदेश नीति में कुछ कमियां भी थीं। रूढ़िवादी साम्यवादियों ने अनुभव किया कि सोवियत संघ द्वारा प्रारंभ किए गए वे सभी कार्य, जिनमें ख्रुश्चेव ने सोवियत संघ एवं तटस्थ शिविरों के बीच
वास्तविक मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया ताकि उनको भी साम्यवादी राष्ट्रों की श्रेणी में लाया जा सके, वो पूरा नहीं हो सका, वो अधूरा रह गया। मिस्र, भारत, सीरिया जैसे राष्ट्रों पर टिकी हुई सोवियत संघ की आशाएं भी साकार न हो सकी। जहां तक तीसरे विश्व का प्रश्न था, केवल क्यूबा एवं हिंद चीन ने साम्यवाद के प्रति कुछ रुचि दिखाई थी। इन राष्ट्रों में धन को राजनीति के लिए साधन मानना सोवियत संघ की एक बहुत बड़ी भूल थी। यूरोप में तटस्थ राष्ट्रों की अलग पट्टी बनाने का सोवियत संघ का जो प्रयास था वो असफल रहा। पूर्वी यूरोप में जन प्रजातंत्रों के अतिरिक्त उसकी प्रभुता को सभी राष्ट्रों ने अस्वीकार कर दिया। निष्कर्ष, सभी राष्ट्रों के साम्यवादी दलों को सोवियत क्षेत्र के नीचे एकत्रित करने का सोवियत संघ का प्रयास सफल न हो सका। अमेरिका के साथ अपनाई गई क्रुश्चेव की नीति की कटु आलोचना की गई। इस नीति से ना तो चीन संतुष्ट हुआ, ना ही अमेरिका। अमेरिका ने बर्लिन समस्या के संदर्भ में सोवियत की शर्तों को मानना उचित समझा। क्रुश्चेव की विदेश नीति से संबंधित असफलताओं के बावजूद उसके समय में सोवियत संघ की सैनिक उपलब्धियां विश्व में बेजोड़ थीं। तो इस प्रकार यहाँ हमने सबसे पहले निकिता क्रुश्चेव के बारे में जाना, जिसके बाद हमने ये देखा कि निकिता क्रुश्चेव जब केंद्रीय समिति यानी कि सोवियत संघ की केंद्रीय समिति के सचिव बने, उसके बाद वो किस प्रकार से उन्होंने अपनी विदेश नीति बनाई। तो जैसे ही उन्होंने अपनी विदेश नीति बनाई तो उनकी जो विदेश नीति वो बहुत ज़्यादा कामगार रही, बहुत ज़्यादा सफल भी रही, लेकिन साथ साथ वो असफल भी रही, क्योंकि क्रुश्चेव ने कुछ ऐसे भी कार्य किए जो कि सफल ना हो सके, वो अधूरे ही रह गए। लेकिन इन सब के बावजूद क्या हुआ कि सोवियत संघ की क्रुश्चेव के काल में सैनिक उपलब्धियां विश्व में बेजोड़ थीं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।